हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होप करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम है अवैस खान, मैं बात कर रहा हूँ भागलपुर से। तो सबसे पहले स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल लर्न विद फन में। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इससे पहली वाली जो मेरी वीडियो थी वो आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 10th के ऊपर थी। बायोलॉजी आईसीएससी का टॉपिक था हमारा, जिसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर किया था और मैंने बहुत अच्छे से एक चीज एक्सप्लेन की थी और बताया भी था कि किस तरह से आप लोग को जो है सवाल आता है सेल और सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड, उनका फंक्शन और फीचर। तो खैर, आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है जिसमें हम लोग बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से सवाल बोर्ड्स में आता है उसके हिसाब से एक चीज पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं आपका सेल क्रोमोसोम्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे और सेल साइकिल के बारे में यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर आज क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक है आईसीएससी का, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जिन बच्चों ने अपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, please go and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that whenever I upload my videos it will reach you instantly. So let's start our video without wasting our time. Let's go. तो चलिए फटाफट से हम लोग अपने अगले चैप्टर को समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग समझ लेते हैं आज, कैसे इससे सवाल आता है। आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। किस तरह से आप लोग को सवाल आएगा पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि सवाल किस तरह से एग्जाम्स में पूछा जाता है। आप लोग को कोई भी डाउट आप लोग को हो, आप लोग कमेंट्स में जो है मेंशन कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले तो मैं उस चीज पे आप लोगों को काम कर सकूं। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स जो आपका चैप्टर 2 है हमारा, इसमें मैं आपको बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि सवाल किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्कोप ऑफ सिलेबस जो है, इसमें हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पे सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे कि सेल साइकिल कैसे होता है, क्या होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सेल डिवीजन के बारे में। ठीक है, सेल डिवीजन जो है वो दो तरीके का होता है। एक आपका माइटोसिस होता है, माइटोसिस जो कि आप लोग के सिलेबस में इंक्लूडेड है, और दूसरा वाला जो है आपका मायोसिस होता है, जिसके बारे में जो कि आपका सेक्स सेल्स वाला होता है। तो मायोसिस के बारे में हम लोगों को कुछ खास नहीं जानना है, थोड़ा बहुत जानना है। मेन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में माइटोसिस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मायोसिस का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर मेजर डिफरेंस जानना है हम लोग को यहाँ पर माइटोटिक और मायोसिस डिवीजन के बारे में, मतलब माइटोटिक डिवीजन और मायोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस और मायोसिस में बेसिकली डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में यहाँ पर जानने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पर कुछ मतलब एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग हम लोग यहाँ पर करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, जैसे कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमैटिड्स क्या होता है, जीन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या होता है, डीएनए का जीन स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर सवाल करने वाले हैं। इसे हम लोग सबसे पहले रब कर लेते हैं। तो बच्चों, पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन, ठीक है। अब देखिए सेल डिवीजन क्या है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है हम लोग की जिंदगी का, हम लोग के लाइफ का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ये वो मेथड होता है, सेल डिवीजन आपका वो मेथड होता है विच इनेबल्स लाइफ टू परपेचुएट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब जनरेशन जो आपका बढ़ेगा, हम लोगों का जो जनरेशन बढ़ता है, माँ बाप से जो उसका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर उसके बाद दो माँ बाप से मिलके यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ठीक है, फिर ये बच्चा जब धीरे धीरे चल के फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर ये किसी और से शादी करता है, ठीक है, फिर ये दोनों मिलके जो है अगला ऑफस्प्रिंग होता है। इस तरह से जो ये हम लोग का जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो बढ़ता है, ये एक्चुअल में आपका बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये सेल डिवीजन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं ये सेल डिवीजन नहीं होता तो हम लोग जो है we wouldn't be able to perpetuate generation after generation। तो हम लोग का जनरेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये इक्वली ट्रू है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स के केस में, जैसे कि अमीबा तक के केस में ये बात बिल्कुल सही है। और यहां तक कि हम लोग हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सच एज आवर सेल्स, सच एज ह्यूमंस, तो इन सारे केस में जो है ये बात बिल्कुल सच है कि अगर सेल डिवीजन नहीं होता, ये अमीबा हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं,
ये अमीबा जो है इसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है इसमें? आपका इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इसमें ये अमीबा जो है ये डिवाइड करके बीच से ये दो बन जाता है, मतलब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसमें सिंगल पेरेंट आपका इन्वॉल्व रहता है और ये अमीबा जो है आपका यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपका दो पेरेंट्स मिलके एक ऑफस्प्रिंग को पैदा नहीं करते हैं, बल्कि इसमें सिंगल पेरेंट का ही इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर ये डिवाइड करके एक से कितना बन जाता है भैया? ये एक से बन जाता है आपका दो बन जाता है। ठीक है, ये एक से आपका कितना बन जाता है? ये दो बन जाता है एक से अमीबा। ठीक है, अब चाहे अमीबा जैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात करें या फिर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आवर सेल्स, ह्यूमंस की हम लोग बात करें, सब में ये सेल डिवीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये सेल डिवीजन नहीं होगा तो फिर हम लोग जनरेशन जो है हम लोग का आगे नहीं बढ़ पाएगा, वंश हम लोग का आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, एकदम इजी भाषा में समझा रहा हूं। बेसिक्स को समझने के लिए बिल्कुल इजी भाषा में आप लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि फिर अगर मैं ज्यादा टफ टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा तो शायद जो अच्छे बच्चे हैं वो मतलब जो उस तरह के बच्चे हैं जिनको जानकारी है उन्हें समझ में आ जाए, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आए। तो यहाँ पर मैं हर बच्चों को एक लिहाज से लेकर चलना है जिससे सबको बात अच्छे से समझ में आ सके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर सबसे मोस्ट कॉन्स्पिशियस इवेंट्स जो सेल डिवीजन के दौरान होता है, इन सारे का ताल्लुक आपका क्रोमोसोम्स से होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि सेल डिवीजन के दौरान जितना भी इवेंट होता है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा, उसमें उसका ताल्लुक आपका इस स्ट्रक्चर से होता है जिसका नाम है क्रोमोसोम। याद रखिएगा इस चीज को, क्रोमोसोम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका सेल डिवीजन में, ये चीज याद रखिएगा। एंड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, दीज आर कॉल्ड द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। तो आपका जो कैरियर है हेरिडिटी का, या जिसमें आपका जेनेटिक इंस्ट्रक्शन यानी डीएनए जिसमें आपका स्टोर रहता है, वो एक्चुअल में आपका क्रोमोसोम ही होता है बच्चों। ठीक है, दीज आर द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, आंसर विल बी क्रोमोसोम। तो सेल डिवीजन का बहुत ज्यादा ताल्लुक है आपका क्रोमोसोम से। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, क्रोमोसोम। देखिए बच्चों, इस वजह से जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर सेल में ड्यूरिंग माइटोसिस। मैंने क्या बात की कि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल आपका ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, ये आपका सेल है, इसमें आपका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो नॉर्मल ह्यूमन, अगर ह्यूमंस की हम लोग बात करें तो इसमें आपका होता है 46। कितना होता है? 46 क्रोमोसोम होता है जो पेयर में आता है, यानी 23 एक तरफ होता है और 23 एक तरफ होता है। अब इस 23 में से बच्चों, मतलब इस 46 में से 23 पेयर में से जो 22 पेयर होता है बच्चों, और इसमें से भी जो 22 पेयर होता है, ये आपका क्या होता है? ये जो 22 पेयर आपका होता है बच्चों, ये आपका होता है ऑटोजोम। इसको क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। फर्स्ट 22 पेयर को आपका क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। लेकिन 23rd पेयर जो होता है, जो 23rd पेयर होता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम एलोजोम्स भी है। क्या नाम है? एलोजोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एलोजोम्स। तो ये 23rd पेयर जो है ये आपका रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है। बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मायोसिस, यहां पर हम लोग सिर्फ माइटोसिस की बात कर रहे हैं, आपका बॉडी सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जब आपका सेल डिवीजन होता है तो क्या होता है ना, ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये सेल डिवाइड करने से पहले, सेल डिवाइड करने से पहले ये जो 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये खुद को रेप्लिकेट करके 46 + 46 यानी ये अपना डुप्लीकेट बना लेता है। मतलब अगर 46 है तो 46 अपना डुप्लीकेट बना लेगा तो कितना हो जाएगा? 46 + 46 कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 92। तो 92 जब हो जाएगा, उसके बाद जब ये आपका डिवाइड करेगा ना, एक मिनट, उसके बाद जब आपका ये डिवाइड करेगा, जब इसके पास 92 हो गया, जब इसने अपना रेप्लिका बना लिया या डुप्लीकेट कर लिया खुद को, तो यहां पर जो डॉटर सेल बनेगा ना, इसके पास भी होगा 46 और इसके पास भी कितना होगा? 46। यही चीज मैं आप लोगों को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये चीज याद रखिएगा, अगर सवाल आ जाए
कि सेल जो है वो डिवाइड करने से पहले क्या क्रोमोसोम नंबर को डुप्लीकेट कर लेता है, डबल कर लेता है। बिल्कुल भैया, ये डबल कर लेता है ताकि डॉटर सेल्स को इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे मिल सके। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस वजह से चूंकि डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इवनली मतलब बराबर से, 46 इसमें और 46 इसमें बराबर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं कि इसमें 44 चला जाएगा उसमें चला जाएगा 48, ऐसा नहीं होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस वजह से चूंकि यहाँ पर इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बराबर से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जितना भी बॉडी सेल होगा ये रिजल्ट होता है लॉन्ग चेन ऑफ रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन का। ये किसका रिजल्ट होता है? ये आपका रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन का रिजल्ट होता है, ये जो डॉटर सेल है। अब देखिए, इसमें सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम आएगा और सेम नंबर में आएगा। जो क्रोमोसोम इसमें पाया गया था, जो क्रोमोसोम इसमें पाया गया था, वही सारा क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में भी, वही सारा क्रोमोसोम जो है वो डॉटर सेल में भी बच्चों यहां पर पाया जाएगा। दोनों ही डॉटर सेल में सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम एंड सेम इन नंबर पाया जाएगा। ये चीज याद रखिएगा अच्छे से। ये इंश्योर करता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स एंड थ्रू इट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, एंड थ्रू दैट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है वो एक्चुअल में क्या होता है। क्योंकि क्रोमोसोम्स का जो आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हम लोग का क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं समझ सकेंगे और सवाल जो आएगा उससे भी कुछ भी नहीं आंसर कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों, जब एक नॉर्मल अनस्टेन्ड लिविंग सेल को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसका न्यूक्लियस शायद आपको दिखाई ना दे, और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो पर्टिकुलर चीज है वो शायद आपको दिखाई ना दे। फॉर एग्जाम्पल, एक नॉर्मल सा सेल है आपका, इसको जब आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप में देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप में ये अनस्टेन्ड है, मतलब इसमें कोई डाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको जब आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे करके देखेंगे ना, ऐसे इस तरह से, तो शायद आपको इस न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वो दिखाई नहीं दे। ये अनस्टेन्ड है, अनस्टेन्ड की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सेम सेल को सुटेबल डाई के साथ, हम लोग इसमें सुटेबल डाई का फ्यू ड्रॉप्स हम लोग डाइस का डाल देंगे, जब ये आपका स्टेन्ड हो जाएगा, अनस्टेन्ड से क्या हो गया, ये आपका स्टेन्ड हो गया, तो उस केस में जो सेवरल स्ट्रक्चर है वो नोटिसेबल होगा। मतलब न्यूक्लियस के अंदर फिर जो आपका स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर की चीज जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे विजिबल हो जाएगी जब हम लोग स्टेन्ड डाई का इस्तेमाल करेंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे स्टेन्ड डाई का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डीएनए पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये आपका एक बड़ा सा सेल यहाँ पे बना देता हूं, और यहाँ पे मैं बना देता हूं न्यूक्लियस। अब इसके अंदर मोस्ट डीएनए पाया जाता है, मोस्ट डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा भी कुछ 2-3 और सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर आपका डीएनए पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा डीएनए अगर पाया जाता है, याद रखिएगा, पूछ लेगा सवाल कि मोस्ट ऑफ द डीएनए ऑफ द सेल इज फाउंड इनसाइड द, तो आंसर विल बी न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा डीएनए आपका न्यूक्लियस में पाया जाता है। और देखिए बच्चों, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर ज्यादातर डीएनए पाया जाता है विच इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड क्रोमोसोम। अब देखिए, इसके अंदर तो मैंने कह दिया कि डीएनए ज्यादातर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन भैया ये जो इसके अंदर डीएनए पाया जाता है वो किस डिस्क्रीट यूनिट्स के अंदर पाया जाता है, तो यहां पर मैं बना देता हूं इस तरह से आपका क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसका पेयर में आता है, ये पेयर में ऐसा 23 पेयर होता है। यहाँ पे मैंने 4 ही पेयर बनाया है, सॉरी 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने बना दिया है 1 2 3 4। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ऐसा आपका 23 पेयर होता है, इस तरह से 2 3 4 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके अंदर आपका 23 पेयर होता है क्रोमोसोम का, जो मैंने आपको बता दिया कि पहला 22 पेयर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोसोम, और लास्ट वाला जो आपका 23 पेयर होता है इसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम। क्या कहते हैं, एलोसोम। ये सवाल आएगा आप लोग को कि सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम क्या है और 23 पेयर का नाम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए बच्चों, ये जो आपका डीएनए होता है ये इसी डिस्क्रीट यूनिट्स में होता है।
डीएनए जो होता है वो कौन से डिस्क्रीट यूनिट्स में होता है, उस डिस्क्रीट यूनिट का नाम है, उस यूनिट का नाम है जिसके अंदर क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर, उस यूनिट का नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है, ये चीज अच्छे से याद रखिएगा, सवाल आएगा आप लोग को। स्टॉप। अब देखिए बच्चों, इसमें से हम लोग एक क्रोमोसोम निकाल लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रहा हूं, इसमें से एक क्रोमोसोम निकाला है। याद रखिएगा, हर क्रोमोसोम जो है उसके अंदर एक लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। हर क्रोमोसोम के अंदर वन लॉन्ग, ये चीज याद रखिएगा, कितना, वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कितना होता है? वन लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल होता है एक क्रोमोसोम के अंदर, ये चीज याद रखिएगा। और इसका ताल्लुक बहुत सारे प्रोटीन से होता है। इसके अंदर जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है, ये डीएनए जो है, बता दूं कि एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। एक रफ डायग्राम है, इस तरह का दिखता है आपका डीएनए। और इसी डीएनए में आपका बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इस डीएनए में आपका क्या पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत सारा अलग अलग तरीके का प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो डीएनए का कॉम्प्लेक्स है, डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। मतलब अगर हम लोग डीएनए और प्रोटीन को मिला दें, डीएनए प्लस प्रोटीन को अगर हम लोग मिला दें, तो ये हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका क्रोमैटिन। डीएनए प्लस प्रोटीन इक्वल्स टू क्रोमैटिन। ये चीज आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। डीएनए प्लस प्रोटीन इक्वल्स टू क्रोमैटिन, ये सवाल आप लोग को नेम द फॉलोइंग में पूछेगा। अब देखिए बच्चों, जब सेल रेस्टिंग फेज में होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल अभी डिवाइड नहीं कर रहा है, ये सेल है, इसका न्यूक्लियस है, और ये सेल जब आपका इंटरफेज में है, या फिर हम लोग कहें कि सेल जब आपका रेस्टिंग फेज में होता है, तो उस वक्त क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये सेल आपका रेस्टिंग फेज में है, ये इसका क्रोमैटिन थ्रेड है और ये इसका न्यूक्लियोलस है, अब जब आपका सेल जो है रेस्टिंग फेज में होता है बच्चों, जब डिवाइड नहीं कर रहा होता है, तो क्रोमैटिन जो है, जब अंडर हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसको देखते हैं, जब हम लोग इस सेल को, जब ये इंटरफेज में है, जब ये डिवाइड नहीं कर रहा है, डिवाइड जब नहीं करता है, तो उसको हम लोग कौन सा फेज कहते हैं, इंटरफेज। अब इंटरफेज में जब आप लोग इस सेल को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लोग क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब आप इसको देखेंगे, कौन से माइक्रोस्कोप, लाइट नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे बच्चों, तो यहां पर क्या देखेंगे कि ये आपको, इसका जो क्रोमैटिन है, इट अपीयर्स टू बी इन द फॉर्म ऑफ अ वेरी लॉन्ग एंड एक्सट्रीमली थिन डार्क स्ट्रेन्ड फाइबर। तो मतलब आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से, तो आपको जो क्रोमैटिन थ्रेड है, मतलब जो क्रोमैटिन है, आपको क्रोमैटिन मटेरियल, वो आपको वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन, बहुत ज्यादा पतला, बाल से भी ज्यादा पतला, वेरी लॉन्ग एक्सट्रीमली थिन डार्क स्टेन्ड फाइबर के तौर पे नजर आएगा। ये आपको डार्क स्टेन्ड फाइबर के तौर पे, ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो क्रोमैटिन है, ये आपको डार्क स्टेन्ड फाइबर के तौर पे यहां पर नजर आएगा। ये चीज याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तो ये चीज लिख दीजिएगा, जब देखेंगे तो क्या नजर आएगा, डार्क स्टेन्ड फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर क्रोमैटिन। इसको क्या कहते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको हम लोग कहते हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, डार्क स्टेन्ड, वेरी लॉन्ग एंड डार्क स्टेन्ड फाइबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। आंसर विल बी क्रोमैटिन। हालांकि जब आपका सेल डिवाइड करने लगता है बच्चों, तो यही क्रोमैटिन फाइबर, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डार्क स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपका, इसमें कॉइलिंग शुरू हो जाता है। जब सेल आपका डिवाइड करना शुरू होता है, तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका कॉइलिंग शुरू होता है। कॉइलिंग मतलब ये ऐसे 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 घूमने लगता है, इस तरह का कॉइलिंग शुरू होता है, ठीक है। ये चीज समझिए, ये इस तरह से कॉइलिंग होता है इसके अंदर। और जब कॉइलिंग होता है, तो ये ज्यादा और ज्यादा, इट कंडेंस मोर फर्दर, तो ये और ज्यादा कंडेंस करता है, और कंडेंस कर करके इट इवेंचुअली बिकम्स थिक इनफ, ये मोटा होने लगता है। अभी तक क्या था, एकदम पतला था, लेकिन जब इसमें कॉइलिंग स्टार्ट हुआ, एंड इट स्टार्ट्स टू कंडेंस थिक एंड कंडेंस मोर, सो इट इवेंचुअली बिकम्स थिक इनफ, फिर ये मोटा होने लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल झाड़ू का एक तिनका था, लेकिन जब बहुत सारा तिनका एक साथ मिला, तो वो क्या बन गया आपका, वो बन गया आपका एक मोटा झाड़ू। वो आपका क्या बन गया, एक मोटा झाड़ू।
उसी तरह से जब यहाँ पर आपका कंडेंस ये करने लगता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये आपका कंडेंस करने लगता है। ये चीज याद रखिएगा, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तब। अब ये कंडेंस होके जो है बहुत ज्यादा थिक होने लगता है, मोटा होने लगता है, और फिर ये सेपरेट क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये इस तरह से, इसका पहले कॉइलिंग हुआ, ठीक है, इस तरह से, फिर इसका और ज्यादा कॉइलिंग हुआ, और मोटा थिक वाला कॉइलिंग हुआ इस तरह से, और फिर ये ऐसे ऐसे करते करते क्या बन गया, ये इस तरह के स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग, क्रोमोसोम। मतलब ये पहले क्या था, ये आपका था पहले क्रोमैटिन, क्रोमैटिन या फिर आपका डार्क स्टेन फाइबर। पहले क्रोमैटिन था, लेकिन ये कंडेंस होके, इसका कॉइलिंग होके ये आपका क्या बन गया भैया, ये आपका बन गया क्रोमोसोम। लेकिन ये कब होता है, जब सेल आपका डिवाइड करना शुरू हो जाता है। तो ये जो क्रोमोसोम है ना बच्चों, ये एक्चुअल में इसी के कंडेंस होने की वजह से बना है। किसके कंडेंस होने की वजह से ये क्रोमोसोम बना है, ये सवाल आ गया तो क्रोमैटिन के कंडेंस होने की वजह से क्रोमोसोम बना है, जब सेल डिवीजन शुरू होता है तब। अब देखिए बच्चों, यहां पर क्या है ना, ये क्रोमोसोम्स फिर सर्टेन डाइस को पिक कर लेता है। ये जो क्रोमोसोम है, ये डाइस को, डाइस मतलब कलर, स्टेन डाइस को, कलर को पिक कर लेता है, एंड इट गेट्स कलर्ड, और फिर ये कलर हासिल कर लेता है। जब ये सर्टेन डाइस को पिक कर लेता है तो इसको ये अपने आप में एक सर्टेन कलर जो है उसको ले लेता है, और इस वजह से इसका नाम है क्रोमोसोम। लेकिन ऐसा तब होता है जब ये आपका क्रोमोसोम बनता है और सर्टेन डाइस को पिक करके ये कलर्ड हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, और इस वजह से इसका नाम क्रोमोसोम है। क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी कि कलर्ड बॉडी, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको क्रोमोसोम, स्टॉप। तो देखिए बेसिकली क्रोमोसोम का डेफिनेशन क्या हो गया। अगर आप लोग को पूछेगा नेम द फॉलोइंग में सवाल कि दीज आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये पहली बात तो ये कि ये हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक, बिल्कुल रिबन के जैसा होता है, ठीक है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, जो कि बनता है क्रोमैटिन फाइबर के कंडेंसेशन की वजह से। कैसे बनता है, ये आपका बनता है फॉर्म बाय द कंडेंसेशन, कंडेंसेशन ऑफ व्हाट, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। मतलब वो जो धागा था, वो जो डार्क स्टेन फाइबर था, इस तरह का जो डार्क स्टेन फाइबर था, इसी डार्क स्टेन फाइबर यानी क्रोमैटिन से ये बना है। क्रोमैटिन से क्या बना है, क्रोमोसोम बना है, क्रोमोसोम बना है। तो आई होप कि आपको यहां तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर सवाल आप लोगों ने इन द फॉलोइंग में पूछ दे कि दीज आर हाईली कॉइल्ड रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये चीज याद रखिएगा, ये सेल डिवीजन के दौरान ही तब्दील हो सकता है क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम में। Unless and until the cell starts to divide, unless and until there is cell division, it cannot change, chromatin cannot change into chromosome। ये चीज याद रखिएगा अच्छे से। तो चलिए फिर हम लोग अभी समझ लेते हैं क्रोमैटिन के बारे में। हम लोग इस चीज के बारे में जानेंगे, ये जो क्रोमैटिन है, ये जो आपका क्रोमैटिन है, जो आपका डार्क स्टेन फाइबर है, इसके बारे में जानेंगे कि ये किस चीज से बना है, यानी डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर आपका क्रोमैटिन बना है। इसके बारे में जान लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, क्रोमैटिन के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करना चाहूंगा डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में, इससे भी सवाल आप लोग का बोर्ड्स में आ जाता है, 2-3 मार्क्स का, 1-2 मार्क्स का, कि क्रोमोसोम्स को जो है सबसे पहली बार डिस्कवर किसने किया और किस एनिमल में किया, किस एनिमल के अंदर किया। अब देखिए सबसे पहले इसे एक जर्मन साइंटिस्ट जिनका नाम वाल्दर फ्लेमिंग था, उन्होंने 1882 में किया। क्या नाम था इन भाई साहब का, वाल्दर फ्लेमिंग नाम था, वाल्दर फ्लेमिंग, याद रखिएगा इस नाम को, फेमस है ये। इन्होंने आपका, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने आपका 1882 में आपका इन्होंने क्रोमोसोम्स का डिस्कवरी किया। और मैं बता दूं कि इन्होंने नोटिस किया है क्रोमोसोम्स को इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लार्वे ऑफ सैलामेंडर। मतलब सैलामेंडर के लार्वे में, मतलब उसका जो बच्चा होता है, सैलामेंडर के लार्वे में
इन्होंने इसे नोटिस किया था सबसे पहली बार, ये चीज याद रखिएगा, सैलामेंडर के लार्वे में, उसके रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में इन्होंने देखा था, तेजी से जो उसका सेल डिवाइड कर रहा था, रैपिडली डिवाइडिंग सेल में, उसके रैपिडली डिवाइडिंग सेल में इन्होंने नोटिस किया था। सैलामेंडर के लार्वे में, मतलब रैपिडली डिवाइडिंग सेल ऑफ लार्वे ऑफ सैलामेंडर में, ये जो जर्मन साइंटिस्ट है जिनका नाम वैल्डर फ्लेमिंग है, इन्होंने 1882 में सबसे पहली बार क्रोमोसोम को नोटिस किया। ये चीज सवाल आ सकता है, किस एनिमल में, कब, और उसके लार्वे में कौन सा एनिमल था, सैलामेंडर। और ये एक एम्फीबियन है, ये चीज याद रखिएगा, एम्फीबियन मतलब जो लैंड और वाटर दोनों पे रहता है। अब देखिए बच्चों, जो माइक्रोस्कोप इन्होंने इस्तेमाल किया था वो पुराना टाइप का था, इट वॉज ऑफ ओल्ड टाइप, वो आज के जमाने के तरह एडवांस नहीं था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था, इट वुड बी अ लाइट माइक्रोस्कोप, ओल्ड था, ओल्ड टाइप था। और उन्होंने माइन्यूट थ्रेड्स देखा, मतलब उन्होंने माइन्यूट थ्रेड्स देखा जिस दैट अपीयर टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर जो है वो बहुत अच्छा नहीं था, वो उनका माइक्रोस्कोप पुराने टाइप का था। तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस के अंदर ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं, तो उन्होंने नोटिस किया इट अपीयर्स टू बी डिवाइडिंग लेंथ वाइज। उन्होंने देखा कि ये लेंथ वाइज जो है वो डिवाइड कर रहा है, मतलब इस तरह से कट रहा है, डिवाइड कर रहा है, उन्होंने ये देखा। और फ्लेमिंग जो है उन्होंने ही इस डिवीजन को, ये जो लेंथ वाइज आपका डिवीजन हुआ, पूछेगा इन्होंने जो ऑब्जर्व किया वो कैसा डिवीजन था, वो लेंथ वाइज डिवीजन था, ठीक है। और इस डिवीजन का नाम इन्होंने क्या रख दिया भैया, इसका नाम इन्होंने रख दिया माइटोसिस। याद रखिएगा, माइटोसिस नाम देने वाले शख्स भी यही थे हमारे जर्मन साइंटिस्ट वैल्डर फ्लेमिंग। अब देखिए सब्सिक्वेंटली ज्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल करके और स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके क्रोमोसोम्स और उसके कंस्टिट्यूएंट जो है उसको हम लोग ग्रेट डिटेल में पढ़ सकते हैं। मतलब आज के जमाने में तो एडवांस टेक्नोलॉजी के माइक्रोस्कोप्स आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, so we can study in detail about chromosomes and its constituents. Okay, so now after discussing this, we have already discussed about this, and now we'll talk about chromatin, which is made up of DNA and protein. So let's rub it first. तो चलिए बच्चों, हम लोग क्रोमैटिन के बारे में जान लेते हैं कि क्रोमैटिन जो कि आपका डार्क स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका थ्रेड लाइक है और डार्क स्टेन्ड है, बिल्कुल काला डार्क स्टेन्ड स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, विच इज कॉल्ड क्रोमैटिन, विच चेंजेस इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखिए ये क्रोमैटिन मटेरियल जो है ये दो चीज से बना हुआ है, एक आपका डीएनए है, पहला आपका डीएनए है, ठीक है, और दूसरा आपका प्रोटीन है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन्स, ठीक है। तो आपका ये डीएनए प्लस हिस्टोन से बना हुआ है, ये चीज याद रखिएगा, इस सवाल आप लोग को पूछेगा। डीएनए का फुल फॉर्म जो है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड है, ये याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है, चीज याद रखिएगा। ये 40% आपका पाया जाता है, पूछेगा कि आपका डीएनए कितना परसेंट पाया जाता है, 40%, और ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये आपका लगभग 60% पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन क्रोमैटिन, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज फाउंड इन क्रोमैटिन मटेरियल, और इन क्रोमैटिन द आंसर विल बी हिस्टोन्स। नेम द फॉलोइंग का बहुत अच्छा सवाल है। और डीएनए का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियाइक एसिड, और ये भी पूछ सकता है ये कितना पाया जाता है, 40%। हिस्टोन कितना पाया जाता है आपका क्रोमैटिन में, तो 60% पाया जाता है क्रोमैटिन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो है आपका वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल स्ट्रैंडेड, ये इस तरीके का दिखता है, ठीक है, इस तरीके का दिखता है डीएनए। मैं बता दूं कि डीएनए का जो शेप है इसे सबसे पहले स्टडी किया था रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने। रोज़ेलिंड, क्या नाम था इन भाई साहब का, रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन, और इन्होंने इसे डिस्कवर किया था शेप ऑफ डीएनए को 1953 में। ये चीज याद रखिएगा, शेप ऑफ डीएनए को इन भाई साहब ने स्टडी किया था 1953 में। शेप ऑफ डीएनए को स्टडी किया था सबसे पहले किसने, तो ये रोज़ेलिंड फ्रैंकलिन ने 1953। हालांकि जो स्ट्रक्चर है उसे फाइनली वर्कआउट किया वॉटसन और क्रिक ने। मतलब इन्होंने शेप के बारे में तो पता लगा लिया डीएनए के, ठीक है,
या फिर उसको सबसे पहले स्टडी तो किया रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, लेकिन अगर क्लीन एंड क्लियर मैं बात करूं कि फाइनली जो वर्कआउट हुआ है वो किसने किया है, फाइनल वर्कआउट जो है डीएनए के ऊपर किसने किया है, फाइनल वर्कआउट डीएनए के ऊपर किसने किया है, वॉटसन और क्रिक ने। वॉटसन एंड मतलब नाम कौन ले गया, वॉटसन और क्रिक। हालांकि ऐसा नहीं है, इन्हें भी बहुत ज्यादा जाना जाता है पॉपुलरली, ही इज नोन इन द वर्ल्ड, लेकिन फाइनल वर्कआउट किया आपका वॉटसन और क्रिक ने इन द सेम ईयर 1953, फाइनल वर्कआउट। अब देखिए इन्होंने प्रपोज किया कि डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर जो है डीएनए का, फॉर विच दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1962। तो इन दोनों को आपका वॉटसन और क्रिक को, मतलब ये बेचारा स्टार्ट किया, लेकिन अवार्ड किसको मिल गया आपका, नोबेल प्राइज जो है वो किसको मिल गया, नोबेल प्राइज मिल गया आपका 1962 में वॉटसन और क्रिक को, फाइनल वर्कआउट की वजह से। स्टॉप करना। अब देखिए बच्चों, ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, ये सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल की अगर हम लोग बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इट इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और इस वजह से, इसी कारण से हम लोग सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, ये सवाल आप लोग को एमसीक्यू में दे सकता है कि सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज, उसमें ऑप्शन में माइक्रो मॉलिक्यूल भी दे सकता है, लेकिन आप लोग को टिक लगाना है मैक्रो मॉलिक्यूल में। वाई? बिकॉज इट इज वेरी लार्ज। और देखिए बच्चों, ये जो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यहां बस देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ दोनों स्ट्रैंड बना रखा है, और चूंकि इसमें दो स्ट्रैंड होता है इस वजह से हम लोग इसको कहते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड है। ये आपका हो गया स्ट्रैंड 1 और ये हो गया आपका स्ट्रैंड 2। अब देखिए ये जो दोनों स्ट्रैंड है ये आपस में लिपटा हुआ होता है। इट वॉन्ड्स अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स फॉर्म। दीज टू स्ट्रैंड्स वॉन्ड्स अराउंड ईच अदर इन अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। ठीक है, इतना क्लियर है? याद रखिएगा कि डीएनए इज अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, तो आंसर विल बी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया। अब देखिए ईच सिंगल डीएनए जो स्ट्रैंड होता है, मतलब सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो होता है बच्चों, ये इट इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब इसमें भी आपका रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है, GCTA ATCG, मतलब इस तरीके से GCTA, इस तरह से, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है। बताऊंगा मैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो इसमें GCTA, फिर उसके बाद ATCG इस तरह से होता है, AT, फिर उसके बाद CG। ठीक है, ये ग्वानाइन है, ये साइटोसाइन है, ये थायमाइन है, ये एडेनाइन है। इन्हीं को हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो हर स्ट्रैंड में, सिंगल स्ट्रैंड, ये एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड है, दोनों ही स्ट्रैंड में आपका रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है। मतलब ग्वानाइन, थायमाइन, एडेनाइन, साइटोसाइन। फिर इसके नीचे, फिर नीचे वैसे ही आएगा, मतलब ये रिपीट करेगा बार बार, जो है ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। और इसमें G और C के बीच में जो आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये चीज याद रखिएगा, इसके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ट्रिपल होता है, और थायनाइन और एडेनाइन के बीच में जो है आपका डबल होता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। साइटोसाइन और गायनाइन के बीच में आपका ट्रिपल होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देखिए मैंने बता दिया आपको कि अगर ये सवाल पूछ दे कि सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो है, इज इट कंपोज्ड ऑफ, मतलब उसका एक सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, क्या उसमें रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है? बिल्कुल, ये देखिए इसमें रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपका कि सिंगल स्ट्रैंड में आपका रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड होता है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स होता है। अब देखिए बच्चों, ये जो है आपका, क्या बोल रहा था मैं, कि हर सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक स्ट्रैंड की बात कर रहा हूं। एक ये स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड 1, और ये दूसरा स्ट्रैंड है आपका स्ट्रैंड 2। तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि ईच सिंगल डीएनए स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये जो है यहाँ पर आपका रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है हर सिंगल स्ट्रैंड में आपका क्या पाया जाता है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम लोग बात करें, यहां पर न्यूक्लियोटाइड्स आपका 3 कंपोनेंट से बना है। ये जो न्यूक्लियोटाइड है आपका ना, ये आपका 3 कंपोनेंट से बना है, और वो है आपका फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेसेस। ठीक है,
ये न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर पूछेगा तो ये 3 कंपोनेंट से बना है, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। शुगर को यहां पर हम लोग पेंटोज भी कहते हैं बच्चों। अब देखिए अगर हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस की हम लोग यहां पर बात करें तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है यहां पर आपका 4 तरीके का होता है। 4 तरीके का आपका नाइट्रोजीनियस बेस होता है। पहला होता है आपका एडेनाइन, ए फॉर एडेनाइन, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है ए, ठीक है, एडेनाइन। दूसरा होता है आपका जी फॉर ग्वानाइन, GUANINE, ग्वानाइन। तीसरा होता है आपका साइटोसाइन, साइटोसाइन। और लास्ट वाला है आपका थायमाइन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है नेम द 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला हो गया आपका एडेनाइन, दूसरा ग्वानाइन हो गया, साइटोसाइन हो गया और फिर आखिरी जो है आपका वो थायमाइन हो गया। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थायमाइन, यही है आपका 4 नाइट्रोजीनियस बेस। तो ये बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट, शुगर नाइट्रोजीनियस बेस से बना है और नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो आपका 4 तरीके का होता है। चारों का नाम याद कर लीजिए। अब देखिए मैं बता दूं कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये आपका लेंथ वाइज अरेंज रहता है, आपका लेंथ वाइज अरेंज रहता है सिंगल स्ट्रैंड में। सिंगल स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स आपका लेंथ वाइज अरेंज रहता है। और यहां पर मैं बता दूं कि नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो शुगर से अंदर की तरफ अटैच रहता है। ये जो नाइट्रोजीनियस बेस है ये शुगर से अटैच रहता है इनवर्ड्स, इनवर्ड्स अंदर की तरफ। ये नाइट्रोजीनियस बेस, चारों नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो शुगर से इनवर्ड्स अटैच रहता है, ये चीज याद रखिएगा। इस वजह से दोनों स्ट्रैंड मिलाकर एक लैडर लाइक अरेंजमेंट बनाता है। ये दोनों स्ट्रैंड मिलाकर कैसा अरेंजमेंट बनाता है ये पूछेगा एग्जाम में, लैडर लाइक अरेंजमेंट, सीढ़ी के जैसा अरेंजमेंट, लैडर लाइक अरेंजमेंट बनाता है, जिसको हम लोग यहां पर कहते हैं रंग्स ऑफ द लैडर, ठीक है, विथ नाइट्रोजन। तो ये लैडर लाइक अरेंजमेंट बनाता है, किसके साथ बनाता है, विथ नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेसिस के साथ। यानी यही 4 एडेनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, गायनाइन के साथ मिलाकर ये जो स्ट्रैंड है ये आपका लैडर लाइक अरेंजमेंट बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इस लैडर लाइक अरेंजमेंट को रंग्स ऑफ द लैडर, रंग्स ऑफ द लैडर। ये चीज याद रखिएगा, रंग्स ऑफ द लैडर टर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका रंग्स ऑफ द लैडर बनाता है। नाइट्रोजीनियस बेसिस आपका रंग्स ऑफ द लैडर बना, मतलब जो सीढ़ी है उसका उसका रंग्स कौन बना रहा है, रंग्स ऑफ द लैडर कौन बना रहा है, ये नाइट्रोजीनियस बेस बना रहा है। याद रखिएगा ये नाइट्रोजीनियस बेस जो है इट फॉर्म्स, नाइट्रोजीनियस बेस जो है वही एक्चुअली में बनाता है, इट फॉर्म्स द रंग्स ऑफ द लैडर। अगर ये नाइट्रोजीनियस बेस नहीं होता तो रंग्स ऑफ द लैडर नहीं बन सकता। अब देखिए बच्चों, ये जो 4 तरीके का नाइट्रोजीनियस बेस है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन, थायमाइन, ये जो 4 तरीके का आपका नाइट्रोजीनियस बेस है इसमें पेयर होता है एक्चुअल में। यानी एडेनाइन का पेयर जो है वो थायमाइन के साथ होता है, AT, और यहां पर ग्वानाइन का पेयर जो है वो आपका साइटोसाइन के साथ होता है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पे अगर हम लोग बात करें कि एडेनाइन और थायमाइन के बीच में जो है यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये देखिए 1, 2। लेकिन अगर हम लोग बात करें साइटोसाइन और ग्वानाइन के बीच में कितना हाइड्रोजन बॉन्ड है, 1, 2, 3, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये चीज याद रखिएगा। साइटोसाइन और ग्वानाइन के बीच में, साइटोसाइन और ग्वानाइन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और एडेनाइन और थायमाइन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये चीज याद रखिएगा। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनाइन और थायमाइन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब AT याद रखिएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और CG याद रखिएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और इसमें 2। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ DNA के बारे में मैंने एक एक चीज यहां पर बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दी है। अब देखिए थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, हिस्टोन प्रोटीन से मिटा लेते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्रोमैटिन के पहले वाले पार्ट के बारे में तो जान लिया है, यानी DNA के बारे में मैंने बताया था क्रोमैटिन जो है वो DNA और हिस्टोन से बना है, हिस्टोन प्रोटीन है। तो DNA के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोगों ने अच्छे समझ लिया, सवाल किस तरीके से आएगा। अब हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं हिस्टोन प्रोटीन के बारे में, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में अच्छे समझ लेते हैं, जो कि आपका क्रोमैटिन के अंदर पाया जाता है 60%। कितना पाया जाता है ये आपका
60% पाया जाता है, 40% आपका पाया जाता है डीएनए। अब देखिए हिस्टोन क्या है, सबसे पहला सवाल ये पूछ देगा कि दीज आर द प्रोटीन दैट हेल्प्स इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। मतलब डीएनए के पैकेजिंग और कॉइलिंग में ये हेल्प करता है। ये कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए के पैकेजिंग और कॉइलिंग में हेल्प करता है? जो डीएनए के पैकेजिंग में भी और कॉइलिंग में भी, कॉइलिंग में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है? तो याद रखिएगा आपका हिस्टोन प्रोटीन हेल्प करता है। सो दीज आर द प्रोटीन विच हेल्प्स इन द पैकेजिंग एंड कॉइलिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो इसका कॉइलिंग जो है ये करके इसको स्ट्रक्चरल यूनिट्स में तब्दील कर देता है, स्ट्रक्चरल यूनिट्स में तब्दील कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? उन स्ट्रक्चरल यूनिट्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड है, ये आपका क्या हो गया? स्ट्रैंड 1, ये आपका स्ट्रैंड 2। ठीक है, ये डीएनए का जो स्ट्रैंड मैंने यहाँ पे बनाया है, इट विंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो ये 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है वो विंड अराउंड कर लेता है, मतलब लपेट लेता है। कितने प्रोटीन को लपेट लेता है भैया? डीएनए स्ट्रैंड जो है वो लपेट लेता है 8 हिस्टोन प्रोटीन को। और चूंकि ये आपका 8 हिस्टोन प्रोटीन को लपेट लेता है, तो हम लोग उसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। क्या कहते हैं? हिस्टोन ऑक्टेमर यहां पर हम लोग कहते हैं। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? न्यूक्लियोसोम। देखिए इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को बना के यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है। अब इस तरीके से हम लोगों ने इसे बनाया, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए ये तो आपका सामने दिख रहा है आपका क्रोमैटिड्स। ये एक को हम लोग कहते हैं क्रोमैटिड। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों आपका हो गया सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमैटिड्स हो गया ये आपका, ठीक है। और इसको एज अ होल हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। ये आपका क्रोमोसोम है जो कि आपका क्रोमैटिन से बना है, क्रोमैटिन फाइबर से। अब देखिए यहां पर क्या होता है ना कि मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर पहले कि हिस्टोन जो है, हिस्टोन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि डीएनए स्ट्रैंड जो होता है, इट विंड्स अराउंड द कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन। तो किस तरह से यहाँ पर कॉइलिंग होता है, किस तरह से यहाँ पर विंडिंग होता है, देखिए मैं दिखा दे रहा हूं। यहाँ पर 8 हिस्टोन प्रोटीन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर एक हुआ। उसी तरह से एक यहाँ पे भी बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब ये इस तरह से यहाँ सोन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये लपेटे रहता है कितने प्रोटीन्स को? 8 प्रोटीन्स को लपेटे रहता है, 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को लपेटे रहता है। It winds around a core of 8 histone proteins and that's why it is called histone octamer. इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? क्योंकि 8 प्रोटीन को लपेटे रहता है, that's why it is called histone octamer. Octa means 8, ठीक है। अब यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को, मतलब डीएनए जो है वो इस तरीके से 8 हिस्टोन ऑक्टेमर को इस तरह से, मतलब 8 हिस्टोन को लपेटे हुआ है, 8 हिस्टोन प्रोटीन को लपेटे हुआ है। इस वजह से हम लोग इसको क्या कहते हैं? इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूक्लियोसोम, ठीक है बच्चों। इस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, ये भी न्यूक्लियोसोम, 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 इस तरह का बहुत सारा न्यूक्लियोसोम। अब देखिए एक इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम जो है उसको हम लोग फुटबॉल की तरह इमेजिन कर सकते हैं। सवाल पूछ सकता है, इट कैन बी इमेजिन्ड लाइक अ फुटबॉल। ये आपको एक फुटबॉल के जैसा दिखेगा। ये हर न्यूक्लियोसोम जो है वो आपको एक फुटबॉल की जैसा देखने को मिलेगा। अराउंड विच अ लॉन्ग रोप इज वोन्ड विद 1 or 2 लूप्स। जिसके चारों तरफ जो है वो एक लंबा सा रस्सी जो है वो वोन्ड है, या तो 1 लूप या तो 2 लूप, या तो 1 लूप या तो 2 लूप।
अब देखिए यहाँ पे तो सिंगल ही लूप मैंने बनाया है, कहीं पे एक या फिर कहीं पे दो, एक या दो लूप। एक फुटबॉल जिसको या तो एक लूप के रस्सी से या दो लूप के लंबी रस्सी से लपेटा गया है। न्यूक्लियोसोम, ईच सच कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। ये सवाल पूछेगा कि डीएनए जब 8 हिस्टोन प्रोटीन को लपेटा हुआ है तो उसको हर उस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, तो उसके उस तरह के एक कॉम्प्लेक्स को कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब देखिए ह्यूमन सेल की अगर बात करें तो इसमें 2 मीटर लंबा डीएनए जो पाया जाता है, इफ इट इज स्ट्रेच्ड एंड टू एंड। अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो उसके अंदर कितना लंबा डीएनए पाया जाता है। ह्यूमन सेल की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मैं ह्यूमन सेल बना देता हूं, तो इसके अंदर जो आपका डीएनए पाया जाएगा ना, ह्यूमन सेल के अंदर जो डीएनए पाया जाएगा उसको अगर हम लोग स्ट्रेच कर देंगे, पूरा खींच के उसको नापेंगे, तो वो अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर्स होगा। ठीक है, अप्रोक्स 2 मीटर्स होगा। ये चीज याद रखिएगा, सवाल पूछ सकता है। हालांकि अगर हम लोग ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस की बात करें, ये तो इसका साइज आपका सिर्फ और सिर्फ 6 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। मतलब अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, फॉर एग्जांपल आपका ये सेल है और ये जो आपका न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का साइज सिर्फ और सिर्फ 6 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 6 माइक्रोमीटर, विच इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ दिस डीएनए। कहां 6 माइक्रोमीटर और कहां 2 मीटर, समझ रहे हैं ना आप? तो फिर डीएनए आखिर इस सेल के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर अटता कैसे है भैया? तो मैं बता दूं कि डीएनए बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होता है इन ऑर्डर टू फिट इनसाइड द न्यूक्लियस। मतलब एक तो आपका डीएनए बहुत ज्यादा पतला होता है, उसके अलावा आपका ये जो 2 मीटर लंबा डीएनए है, इसमें इतना ज्यादा ये कंडेंस्ड रहता है, इतना ज्यादा इसमें कॉइलिंग रहता है, इतना ज्यादा ये कंडेंस्ड रहता है। आपका डीएनए जो है वो इतना ज्यादा कंडेंस्ड रहता है कि ये 6 माइक्रोमीटर के न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आराम से अट जाता है। So it needs to be condensed. DNA needs to be condensed. 2 meter long DNA needs to be condensed in order to fit inside this small nucleus, which is of 6 micrometers. नहीं तो इसके अंदर ही अटता ही नहीं। अब देखिए इंटायर क्रोमैटिन फाइबर जो है बच्चों, वो कॉइल्ड होता है और सुपर कॉइल्ड होता है, समथिंग लाइक कॉइल्स वी सी इन अ टिपिकल टेलीफोन कॉर्ड। जैसे आप एक टिपिकल टेलीफोन देखेंगे, ठीक है, इसका जो कॉर्ड होता है आप देखेंगे वो इस तरह से कॉइलिंग रहता है उसमें, तो उसी सेम तरीके से आपका उससे भी कहीं ज्यादा कंडेंस्ड कॉइलिंग जो है वो किस में रहता है? आपका डीएनए में रहता है। ये चीज याद रखिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को, ठीक है। तो आई होप यहां तक आप लोगों को टॉपिक क्लियर होगा, जिसमें मैंने आज आप लोगों को बताया है क्रोमैटिन के बारे में। क्रोमैटिन विच इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन आपका 60% पाया जाता है और डीएनए आपका 40% पाया जाता है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया आज क्रोमोसोम्स के बारे में कि क्रोमोसोम्स क्या होता है, और बात किया हम लोगों ने क्रोमैटिन के बारे में, और यह भी बात किया कि क्रोमैटिन जो है वो 2 चीज से बना होता है, यानी कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन 40% 60% के रेशियो में, ठीक है, 40-60 के रेशियो में 40% आपका डीएनए और 60% जो है आपका पाया जाता है क्रोमैटिन। और साथ ही साथ उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात किया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जितनी भी चीज यहाँ पे मैंने पढ़ाई है बच्चों, उससे बाहर सिलेबस में कुछ भी नहीं आने वाला है आप लोगों को। जितना अगर आप यहाँ पे वीडियो अगर अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं तो उससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और बने रहें आप लोग मेरी वीडियो में, मेरे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, फिर से बता रहा हूँ बेल आइकन को दबा लें, ताकि और भी जो मैं फ्री वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूं उससे आप लोगों को और दूसरे बच्चों को भी फायदा पहुंच सके। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग दूसरे बच्चों को भी शेयर करें जो कि आईसीएसई के बच्चे हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।